नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड आरपीसी इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है जो पार्ट सेकंड होता है उसमें बी पॉइंट के ऊपर आपको दे रखा है ड्रामा। ठीक है, ड्रामा नहीं कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे ड्रामा। इस तरह से ड्रामा। ठीक है, तो आपके दो ड्रामा जो है वो दे रखे हैं। पहला है आपका मैकबेथ, जिसको कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप मैकबेथ भी पढ़ते हैं, और दूसरा आपका है एज यू लाइक इट। मैकबेथ जो है ये आपकी एक ट्रेजेडी है जो कि रेजिसाइड ट्रेजेडी है। रेजिसाइड का मतलब जिसमें राजा की हत्या होती है, और इस पर एक बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है। दूसरा फिर है आपका एज यू लाइक इट जो एक कॉमेडी है। कॉमेडी में भी एक पास्टरल कॉमेडी है। ठीक है, तो आज हम इनका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर के आए हैं जहां पर जो एलिजाबेथन काल के हमें जो ये दो ड्राम दिए गए हैं, इन दोनों ड्राम के इंट्रोडक्शन के अलावा हम इनके स्ट्रक्चर की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे वाले जो लिटरेचर वाला जो सेक्शन है उसमें आपके दो ड्रामा प्रेस्क्राइब्ड हैं। ठीक है, दोनों ही लिटरेचर के सबसे बड़े फिगर, जाइंट फिगर, मॉन्स्टर ऑफ लिटरेचर विलियम शेक्सपियर के हैं, जिनमें एक ट्रेजेडी है, ठीक, और एक आपका कॉमेडी है। ट्रेजेडी कौन सा आपका? मैकबेथ, ये रहा। मैकबेथ, ठीक है, जिसको आप मैकबेथ भी पढ़ते हैं और मैकबेथ भी पढ़ते हैं। मैकबेथ ये प्रोनाउंसिएशन किसने दिया है? कॉलिंस डिक्शनरी ने दिया है, इसलिए मैंने रेफरेंस यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, कुछ लोग इसको मैकबेथ मैकबेथ ही करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका उच्चारण क्या करते हैं? मैकबेथ करते हैं। वो भी सही है अकॉर्डिंग टू कॉलिंस डिक्शनरी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। दूसरा है आपका एक कॉमेडी है एज यू लाइक इट, जो कि आपकी एक पास्टरल कॉमेडी है। क्या है? एक पास्टरल कॉमेडी है। तो अब यहां तक हमने जितनी चर्चा करी है उसमें हमारे सामने दो तीन शब्द निकल करके आए हैं। एक तो ड्रामा, दूसरा ट्रेजेडी, और तीसरा कॉमेडी। क्लियर? तो हम आगे बढ़े उससे पहले हम इन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी, चलें। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी? ड्रामा की। तो ड्रामा के लिए हम एक और शब्द का प्रयोग भी करते हैं, और वो शब्द क्या है? प्ले, PLAY, प्ले। या फिर यो कहिए कि दोनों शब्दों का प्रयोग हम पर्यायवाची के तौर पे एक दूसरे के अल्टरनेटिव के तौर पे काम में ले लेते हैं, और बहुत हद तक ये सही भी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा एक अंतर भी है। उस अंतर की तरफ भी मैं आपको लिए चलता हूं। क्या है? देखिएगा। ये जो शब्द है प्ले इज अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। ये क्या है? किसी नाटक का स्टेज पर मंचन है। जब किसी नाटक को परफॉर्म किया जाता है स्टेज के ऊपर, तब वो क्या कहलाता है? प्ले कहलाता है। जबकि ड्रामा क्या है? इज अ लिटरेरी कॉम्पोजिशन। ड्रामा ये क्या है? एक लिटरेरी कंपोजिशन है इन द फॉर्म ऑफ प्रोज और वर्स। यानी ड्रामा एक लिखित नाटक है, और जब उसका मंचन किया जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? आपका प्ले हो जाएगा। क्लियर? तो जब किसी नाटक का इनैक्टमेंट होता है, मंचन होता है स्टेज पे, तब वो प्ले है, अदरवाइज वो क्या आपका ड्रामा है। तो इसको आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे हम बात करें मैकबेथ की, तो उसका यदि आप स्टेज पर मंचन कर रहे हैं तब वो एक प्ले है, और सिर्फ एक बुक के तौर पर आपके पास एक लिटरेरी कंपोजिशन के तौर पे है, तो वो क्या आपका एक ड्रामा है। लेकिन हिंदी भाषा में ड्रामा और प्ले दोनों ही शब्दों के लिए एक ही शब्द काम में आता है,
और वो शब्द होता है नाटक। क्या होता है? नाटक। ठीक, तो ड्रामा लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ड्रामेटिस्ट कहते हैं। जबकि प्ले के संदर्भ में यानी प्ले राइटर, है ना, तो प्ले राइटर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह शब्द काम में आता है प्ले राइट। और ये प्रश्न जो है एक बार आपका मेरे ख्याल में रीट का जो एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न आ चुका है कि नाटक के लेखन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, नाटककार को क्या कहते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन में आपका प्ले राइटर भी लिखा हुआ था और प्ले राइट भी लिखा हुआ था, तो सही जवाब आपका ये है। ठीक है, ड्रामा से क्या बन गया? देखिए, ड्रामा, इससे क्या बन गया? ड्रामेटिस्ट। ठीक है, सही जवाब है। लेकिन प्ले, इस शब्द से यदि आप क्या लिखते हैं? प्ले राइटर, तो ये सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा? प्ले राइट। ये आपका सही जवाब यहां पर होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा। एक बार ये प्रश्न जो है आ चुका है। ठीक है, आगे भी क्या पता आ जाए, नहीं भी आए तो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां तक हमने दो बातें देख ली, एक तो ड्रामा और दूसरा आपका प्ले। ठीक है, हिंदी में दोनों के लिए एक ही शब्द होता है नाटक, वहाँ कोई अंतर नहीं है। इंग्लिश में थोड़ा सा इसमें अंतर बताया गया है कि ड्रामा का मतलब सिर्फ एक लिटरेरी कंपोजिशन है, जबकि प्ले का मतलब एक लिटरेरी कंपोजिशन जिसे क्या किया जाता है? स्टेज पर उसका मंचन किया जाता है, तब वो क्या हो जाता है? प्ले हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद में मैंने और आपसे कहा कि हम थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में? ट्रेजेडी के बारे में, और बात करेंगे कॉमेडी के बारे में। तो बहुत ही संक्षेप में यहां पर इसके बारे में चर्चा करूंगा कि ट्रेजेडी हम किसे कहते हैं। आप इसको यूं कह सकते हैं, अ स्टोरी दैट एंड्स इन सोरो और सैडनेस। एक कहानी जिसका अंत क्या होता है? दुखद होता है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी ट्रेजेडी। ठीक, इसके विपरीत कॉमेडी क्या है? a story that ends in happiness। एक कहानी जिसका अंत सुखद होता है, क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी, ठीक है, कॉमेडी। फिर एक ब्रांच और होती है इन दोनों का मिक्सचर, शेक्सपियर ने भी लिखे थे, ट्रेजी कॉमेडी। ठीक, ये एक ऐसी कहानी होती है, a story that begins in sorrow but ends in हैप्पीनेस। एक ऐसी कहानी, शुरुआत उसका दुखद होता है लेकिन अंत उसका सुखद होता है, क्या कहलाएगी? ट्रेजी कॉमेडी कहलाएगी। ठीक है जी, ठीक। हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है? मैकबेथ जो कि ट्रेजेडी है और एज यू लाइक इट जो कि आपकी कॉमेडी है। ठीक, जब हम ड्रामा की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको नोवेल की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ड्रामा भी क्या है? एक कहानी है। नोवेल में भी क्या है? एक कहानी है। लेकिन इन कहानियों के प्रस्तुतिकरण में बहुत ही अंतर पाया जाता है दोनों के में ही। ड्रामा में क्या होता है? ड्रामा में पात्रों के बीच में यानी कैरेक्टर्स के बीच में संवाद होता है, डायलॉग्स होते हैं, और उन डायलॉग्स के माध्यम से कहानी जो है आगे बढ़ती है। लेकिन
आपके नॉवल में क्या होता है, जो पैराग्राफ होते हैं और उसमें वर्णन किया जाता है, ठीक है, कहानी को पैराग्राफ्स के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन नाटक में क्या होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। तो ड्रामा वर्सेस नॉवल, प्रेजेंटेशन एंड एक्सपीरियंस देखिएगा। ड्रामा क्या है, अनफोल्डिंग कैसे होती है, डेवलप्स थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शंस बिटवीन कैरेक्टर्स। नाटक का मंचन होता है, पात्र आमने सामने होते हैं, उनके मध्य एक्शंस होते हैं और उनके बीच में डायलॉग्स होते हैं, और इनके थ्रू कहानी आगे बढ़ती है और कहानी अपने सामने अनफोल्ड होती है, अपना मीनिंग रिवील करती है इसके माध्यम से। तो यहां पर क्या होता है, डेवलप्स थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शंस बिटवीन कैरेक्टर्स। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ड्रामा में आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बाहरी चीज़ों की। जो आपका एक कंपोजिशन है, किताब है ड्रामा की, नाटक की जो पुस्तक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनको अपन एक्सटर्नल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स। जैसे थिएटर की आवश्यकता पड़ेगी, स्टेज इक्विपमेंट्स, ठीक है, नाटक का जो मंच है उसके ऊपर भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। हो सकता है टेबल कुर्सी चाहिए नाटक की कहानी के अकॉर्डिंग, हो सकता है कुछ दरवाजे भी चाहिए होते हैं, ठीक है, महल का दृश्य चाहिए तो उसके लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, है ना। तो इसमें क्या चाहिए, कर्टन्स चाहिए, लाइटिंग चाहिए, साउंड चाहिए, और सबसे बड़ी जरूरत है एन ऑडियंस फॉर इट्स प्रेजेंटेशन, कि सामने ऑडियंस चाहिए जिसके सामने नाटक का मंचन किया जा सके। ऑडियंस ही नहीं होगी तो नाटक को मंचित करने की आवश्यकता ही कहाँ है, ठीक है। और इसके अलावा स्टेज डायरेक्टर चाहिए होता है। अब किसी नाटक की सफलता जो है वो किस बात पर निर्भर करती है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं कौन से, ये आपके थिएटर, स्टेज इक्विपमेंट जिसमें आपकी कर्टन, लाइटिंग, मान लो पर्दे यार सही नहीं है, या लाइटिंग सही नहीं, पुअर लाइटिंग है, या साउंड सही नहीं है, तो आपका नाटक सफल नहीं होगा। इसके अलावा आपकी ऑडियंस सही नहीं है, कि थोड़ा सा वहाँ आपके साउंड में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया और ऑडियंस ने उठा के मारना शुरू कर दिया जूते चप्पल, हो गया आपका नाटक सफल। तो नाटक की सफलता ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनकी कोलैबोरेशन पे डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंट ऑन द कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर, ये सारे एलिमेंट्स साथ मिलकर के काम करें, कोलैबोरेशन करें, तो इनकी कोलैबोरेशन पे डिपेंड करती है किसी नाटक की सफलता। दूसरी तरफ नॉवल जो है उसकी जो कहानी है, आप इसको क्या कर सकते हैं, रेड एंड अप्रिशिएट अलोन। आप इसको आराम से अकेले में बैठ करके पढ़ सकते हैं, कहानी का आनंद उठा सकते हैं, ठीक। इंडिपेंडेंस, क्या इसकी किसी चीज पर निर्भरता है, नहीं, डज नॉट रिक्वायर एडिशनल एलिमेंट्स फॉर एंजॉयमेंट, ठीक। इसमें एडिशनल एलिमेंट चाहिए थे, स्टेज चाहिए था, थिएटर चाहिए था, ऑडियंस चाहिए थी, और भी बहुत सारे एक्सटर्नल पेरिफेरलियाज चाहिए थे, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। नॉवल को आप कहीं पर भी बैठ करके पढ़ सकते हैं, ठीक। फिर और देखें डिफरेंस बिटवीन नॉवल एंड प्लेज। लेंथ की बात करें किसी नॉवल की, तो लेंथ कैन बी एनी लेंथ, कितनी बड़ी इसकी लेंथ हो सकती है। अमूमन 50,000 से ज़्यादा शब्द जो है नॉवल में पाए जाते हैं, उससे छोटा होता है तो इसको अपन नॉवेला कहते हैं, ठीक है। तो लेंथ इसकी कितनी भी हो सकती है। रीडिंग टाइम की बात करें तो ये भाई डिपेंड करता है रीडर पे, कि वो 1 दिन में पढ़े या 5 दिन में पढ़े, तो इसकी रीडिंग का टाइम कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। रीडर्स कैन टेक देयर ऑन टाइम टू फिनिश इट। प्लेज, नाटकों की बात करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस लेंथ की बात करते हैं, नाटक की लंबाई की बात करते हैं, तो मस्ट फिट विद इन अ सिंगल परफॉर्मेंस। नाटक जो है ऑडियंस देखने के लिए आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आज मैं एक अंक आज आपको आज दिखा देता हूं, दूसरा कल, तीसरा परसों, 5 दिन चलेगा जी नाटक, 5 दिन ऑडियंस आएगी जाएगी, नहीं। सिंगल परफॉर्मेंस में ये खत्म होना चाहिए, जो लगभग क्या होती है
यूजुअली अबाउट 3 आवर्स, लगभग कितना होता है, 3 घंटा होता है। ठीक है, इसी से आपके मूवीज का टाइमिंग का कॉन्सेप्ट आया। पहले फिल्में कितनी होती थी, लगभग 3 घंटे की होती थी। ठीक है, और बाद में अब जैसे लोगों के पास 3-3 घंटे की मूवी देखने के लिए समय नहीं है, तो लगभग पौने 2 घंटे, 2 घंटे, 2.25 घंटे मैक्सिमम, इतनी बड़ी फिल्में होने लगी अब। समझ रहे ना आप? तो परफॉर्मेंस लगभग 3 घंटे की होती थी और सिंगल परफॉर्मेंस होती थी, एक ही दिन में 3 घंटे के अंदर खत्म होना। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होता है किसी ड्रामा का, वो क्या होता, 5 एक्ट प्ले। किसी नाटक में 5 अंक होते थे, 5 एक्ट्स होते थे। एलिजाबेथन, प्री एलिजाबेथन और पोस्ट एलिजाबेथन पीरियड में भी आपको 5 एक्ट प्ले देखने को मिलते हैं। और इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये होता है कि जब 5 एक्ट होते हैं, लगभग 3 घंटे, 3.25 घंटे, 3.5 घंटे आपके पास परफॉर्म करने के लिए टाइम होता है, तो आपको रिच और जो कॉम्प्लेक्स स्टोरीज होती हैं, ठीक है, उनका जो प्लॉट स्ट्रक्चर होता है, आप इनको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपके पास समय होता है। ठीक है, ये इसका फायदा होता था। लेकिन फिर क्या होता है, बाद में धीरे धीरे दुनिया तेज होती गई। ठीक, तेज होने का मतलब औद्योगिकीकरण आया, लोगों के हाथ में पैसा आया, मनोरंजन के और भी बहुत सारे साधन हो गए। केवल नाटकों को देखने जाना ही एक मनोरंजन का एकमात्र साधन नहीं रहा, और भी बहुत सारे साधन हो गए। ठीक है, तो लोगों के पास वक्त कम रहने लगा। ठीक वही क्रिकेट वाली सी बात कि पहले लोगों को टेस्ट क्रिकेट भी अच्छा लगता था, 5 दिन चलता था। बाद में 1975 में जब आपका वनडे क्रिकेट आया तो उसने लोगों को अट्रैक्ट किया। और जब पहला वर्ल्ड कप आपका T20 हुआ था 2007 से लेके अब तक देख लो, ठीक है, अब लोगों का रुझान वनडे क्रिकेट की तरफ कम हो गया और T20 क्रिकेट जो है सबको अच्छा लगने लग गया। और अभी 10 क्रिकेट भी आ गया, 10-10 ओवर का मैच होता है। ठीक है, वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं है ऐसी चीज़ों को देने के लिए। तो ठीक वैसे ही नाटकों में जो कि 5 एक्ट प्ले होते थे, वो 5 एक्ट प्ले जो है, ठीक है, दुनिया जब गति पकड़ने लगी, दुनिया तेज होने लग गई, तो फिर 5 एक्ट प्ले से 3 एक्ट प्ले पे आ गए। और वर्तमान में अभी क्या चल रहा है, 1 एक्ट प्ले चल रहा है। क्या चल रहा है? 1 एक्ट प्ले चल रहा है। यहां तक कि शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं जिनको हमने पढ़ा है, जो कि 5 एक्ट प्ले हैं, उनका जब अब मंचन किया जाता है तो 1 एक्ट प्ले के तौर पे किया जाता है। ठीक है, तो 5 एक्ट प्लेज ये पॉपुलर थे पहले, उसके बाद में 3 एक्ट प्ले आए और अभी हाल में 1 एक्ट प्ले चल रहे हैं। लेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्ले वर्सेस नॉवल, इनकी बात कर लेते हैं मोटा मोटी। नॉवेल्स एंड प्लेज आर क्वाइट डिफरेंट इन हाउ दे आर एक्सपीरियंस्ड। दोनों अलग है, पहले बात करके आए। ए नॉवलिस्ट कैन राइट अ बुक ऑफ एनी लेंथ। नॉवलिस्ट जो है कितना भी लंबा क्या लिख सकता है, नॉवल लिख सकता है। ठीक है, जो इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश हैं उसमें एक नाम है विक्रम सेठ, जिन्होंने एक बहुत बड़ा नॉवल लिखा है, सुटेबल बॉय। नाम सुना होगा आपने, देखिएगा कहीं। एंड रीडर्स कैन टेक देयर टाइम टू रीड इट। और नॉवल को रीडर्स जो है अपनी मर्जी के मुताबिक वक्त लगा के पढ़ सकते हैं। बट प्लेस नीड टू फिट इन टू ए सिंगल परफॉर्मेंस, अभी पिछली स्लाइड पे बात करी है अपन ने, विच यूजुअली लास्ट अबाउट 3 आवर्स। लेकिन नाटक जो है सिंगल परफॉर्मेंस होना चाहिए, 3 घंटे तक का होना चाहिए। हिस्ट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लेस की बात करें तो एलिजाबेथन एंड पोस्ट एलिजाबेथन ईरा में आपके 5 एक्ट प्ले चला करते थे। कौन से थे? 5 एक्ट प्ले होते थे। ठीक है, चेंज ओवर टाइम, लेकिन वक्त के साथ इनमें बदलाव आया। मॉडर्न टाइम की बात करें, एज पीपल्स लाइव्स बिकेम बिजियर, लोगों की जिंदगी व्यस्त हो गई है, द 5 एक्ट स्ट्रक्चर स्टार्टेड टू फेड। तो 5 एक्ट स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में जाने लग गया। प्ले राइट्स बिगेन राइटिंग शॉर्टर प्लेज, तो इन्होंने छोटे नाटक लिखने शुरू कर दिए जिसमें 3 एक्ट प्लेज और 1 एक्ट प्लेज जो हैं ये ज़्यादा लिखे जाते हैं। और अभी सबसे ज़्यादा कौन से चलते हैं? 1 एक्ट प्ले चलते हैं। ठीक, अब प्लॉट स्ट्रक्चर की भी हम बात करते हैं। किसी नाटक का यदि हम प्लॉट स्ट्रक्चर देखें तो आप पहले इस
डायग्राम को देख लीजिए, आपके सामने दे रखा है 5 एक्ट स्ट्रक्चर का। 5 एक्ट स्ट्रक्चर का मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमारे सिलेबस में मैकबेथ और क्या दे रखा है आपका एज यू लाइक इट। हालांकि आगे हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी दे रखा है जो कि एक 1 एक्ट प्ले है, लेकिन उसकी मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। फिलहाल अपन किसकी बात करें, शेक्सपियर के ट्रेजेडी मैकबेथ और कॉमेडी एज यू लाइक इट, उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। और दोनों ही क्या है 5 एक्ट स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने 5 एक्ट स्ट्रक्चर ही आपको यहां पर रिवील किया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस पे बाद में वापस आएंगे। इसमें एक्सपोजिशन होता है, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन होता है, ठीक। अब चलिए वापस चलिए एक बार पीछे, ये देखिए एक्सपोजिशन इसमें क्या है। जब नाटक प्रारंभ होता है एक्ट फर्स्ट, उसको अपन बोलते हैं एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन को आप सरल शब्दों में कह सकते हैं इंट्रोडक्शन, यानी नाटक के जो पात्र होते हैं लगभग पात्रों का परिचय इसमें हो जाता है, ठीक। कहानी की पृष्ठभूमि से हमारा इसमें परिचय हो जाता है। किससे परिचय हो जाता है, कहानी की पृष्ठभूमि से। तो इंट्रोड्यूसेस मैन कैरेक्टर, द सेटिंग यानी बैकग्राउंड एंड द बेसिक सिचुएशन। और बेसिक सिचुएशन क्या है, किन परिस्थितियों में नाटक शुरू होता है, ये सारी चीजें जो हैं हमें एक्ट फर्स्ट में यानी एक्सपोजिशन में मिल जाती हैं। गिव्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नीडेड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। कहानी को समझने के लिए यदि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है तो उसको भी एक्सपोजिशन पार्ट में हमें उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो ये होता है आपका एक्सपोजिशन। फिर आपका आता है राइजिंग एक्शन, यानी कहानी जो है गति पकड़ना शुरू कर देती है। सोच द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट का मतलब आप जानते हैं मुख्य किरदार, मैन कैरेक्टर, जिसको आप अक्सर हीरो कह दिया करते हैं, लेकिन ये हीरो नहीं बल्कि क्या होता है प्रोटैगनिस्ट होता है, ठीक है। और विलन को आप क्या कहते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक। तो शोज द प्रोटैगनिस्ट फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। अब कहानी आगे बढ़ती है, कहानी का जो मुख्य किरदार है उसकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, कुछ चैलेंजेस आने लग जाते हैं, वो परेशान रहने लग जाता है। तो बिल्ड्स टेंशन एज दीज प्रॉब्लम्स गेट वर्स। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं और बद से बदतर स्वरूप लेने लग जाती हैं, तो टेंशन का सा माहौल जो है बिल्डअप हो जाता है। एंड द मैन कॉन्फ्लिक्ट डिपेंड्स, और जो मुख्य जो कॉन्फ्लिक्ट है फिर गहराने लग जाता है। ये सारा आपका होता है एक्ट सेकंड में, ठीक, एक्ट सेकंड में। फिर एक्ट थर्ड जब आता है तो कहानी जो है अपने चरम पे पहुंच जाती है, एकदम से क्लाइमेक्स पे। ऐसे ही वक्त पे फिल्मों में क्या होता है इंटरवल होता है। देखो अगर आपने, जब आप किसी सिनेमा हॉल में गए हो फिल्म देखने, तो ऐसे ही मोमेंट में आपका इंटरवल होता है जब कहानी बिल्कुल पीक पे पहुंच चुकी होती है। अब क्या होगा नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, ऐसे बिंदु पे आके वो क्या करते हैं इंटरमिशन अर्थात इंटरवल कर देते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ ये क्या है क्लाइमैक्स है, द मोस्ट एक्साइटिंग और इंटेंस पार्ट ऑफ द स्टोरी। कहानी बिल्कुल अपने चरम पे होती है यहाँ पे। कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट या इंटेंसिटी भरा पार्ट ये होता है। द मैन कॉन्फ्लिक्ट रीचेस इट्स पीक, जो मुख्य जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अपने चरम पे पहुंच जाता है। एंड द प्रोटैगनिस्ट हैज टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन और टू टेक एक्शन। और प्रोटैगनिस्ट जो है वो कोई मुख्य, वो क्या कर लेता है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेता है या फिर कोई मुख्य कोई कार्य जिसको करना होता है उसका निर्णय ले लेता है, ठीक। फिर होता है एक्ट 4, जहां पर फॉलिंग एक्शन हमें दिखाया जाता है। शोज व्हाट हैपन्स आफ्टर द क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है। अक्सर यहां पर कहानी जो है थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, ठीक है, फॉलिंग एक्शन में। बिगिंस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं थी शुरुआत में उन समस्याओं का समाधान धीरे धीरे मिलता हुआ नजर आने लग जाता है, ठीक। बिगिंस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड
मूव द स्टोरी टुवर्ड्स द एंड, और कहानी को उसके अंत की तरफ धीरे धीरे लेकर के जाया जाता है। फिर बात आती है एक्ट 5 में रेजोल्यूशन की। ठीक, कहानी का अंत, एक्ट 5 रैप्स अप द स्टोरी, कहानी को समेट देते हैं, एंड रिजॉल्व्स एनी रिमेनिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, और कोई कॉन्फ्लिक्ट बाकी रह जाता है तो उसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। शोज द फाइनल आउटकम्स फॉर द कैरेक्टर्स एंड ब्रिंग्स द स्टोरी टू अ क्लोज या टू एन एंड। और फिर कहानी जब खत्म होती है तो आप देखते हैं लास्ट में क्या लिखा आता है, द एंड। और इस तरह से कहानी क्या होती है, खत्म होती है। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आपकी कहानी का अंत ट्रेजिक है तो उस अंत को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन के अलावा आप उसको क्या कहते हैं, कैटास्ट्रफी कहते हैं। लेकिन कहानी का अंत सुखद है यानी कॉमेडी है तो हम इसको बोलते हैं डेनूमेंट, DENOUEMENT, डेनूमेंट। ठीक है, इसके अलावा नाटकों में आपको क्या मिलते हैं, सम प्लेज ऑल्सो हैव अ प्रोलॉग। प्रोलॉग एक एक्स्ट्रा स्पीच है जो नाटक के पहले ऐड होती है, इन द बिगिनिंग, और एपिलॉग होती है नाटक के अंत में। यह नाटक खत्म हो गया और उसके बाद में कोई कैरेक्टर आकर के नाटक का कोई विश्लेषण करता है, कुछ बताता है, दैट इज एपिलॉग। जैसे आपने कुछ कॉमेडी फिल्मों में, खासतौर से स्पेशली कादर खान की फिल्मों में देखा होगा। ठीक है, कहानी खत्म हो गई, अंत सुखद हो गया, ठीक है, फिर दी एंड भी लिखा आ गया, फिर कादर खान भाई साहब आते हैं और आकर कहते हैं क्या कर रहे हो, घर जाओ ना अपने, ठीक है, फिल्म खत्म हो गई, ऐसे करके चले जाते। दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट ऑफ एपिलॉग। ये क्या होता है, एपिलॉग होता है। या आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, तो उसके कुछ एपिसोड के अंत में जो आपके फिल्म मेकर्स हैं वो आते हैं और उस पर्टिकुलर सीन जो कि बड़ा ही विशद व्याख्या जिसको जरूरत पड़ती है जिस दृश्य को, उसके अंत में आते हैं और आकर के उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करके जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एपिलॉग। और ऐसा ही यदि नाटक के प्रारंभ में होता है तो अपन उसको क्या कहते हैं, प्रोलॉग। तो दो और चीजें होती हैं, प्रोलॉग और एपिलॉग। ठीक है, इसके अलावा ड्रामा के अंदर कुछ डिवाइसेस यूज करी जाती हैं जिनमें से दो प्रमुख हैं। पहली तो कौन सी है, सोलिलक्वी, और दूसरी है आपकी असाइड। देखिए सोल, इसका मतलब क्या होता है, अकेला, और लक्वी इसका मतलब क्या होता है, स्पीच। ठीक, कल्पना कीजिए मैकबेथ मंच पर, स्टेज पर अकेला है और उसके मन में कोई विचार आ रहा है, कोई थॉट आ रहा है जिसके बारे में ऑडियंस को भी पता होना चाहिए। तो मैकबेथ क्या करेगा, अब मंच पर और कोई नहीं है, मैकबेथ अकेला है, क्या करेगा, वो अपने मन के विचारों को थोड़ा जोर से बोलेगा, लाउडली बोलेगा, ऑडियंस सुन लेगी। अब चूंकि आसपास में और कोई वहां उपस्थित नहीं है तो ऑडियंस समझ जाएगी ये किसी अन्य व्यक्ति को ये बात नहीं कह रहा है बल्कि मन ही मन में सोच रहा है, ये इसके मन के उद्गार हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, नोशंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये क्या आपका सोलिलक्वी। और आज तक के इंग्लिश लिटरेचर की सबसे शॉर्ट और सबसे बेस्ट सोलिलक्वी हैमलेट। ठीक है, उसमें टू बी और नॉट टू बी इसको कहा गया है, जो कि हैमलेट का खुद का कथन है, स्वगत कथन कहते हैं इसको। ठीक, अपने पिता के हत्यारे अपने चाचा से बदला लेने के लिए, उसको जान से मारने के लिए वो कई तरह की योजनाएं बनाता है, लेकिन ये योजनाएं सही एग्जीक्यूट होंगी नहीं होंगी, ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, होगा नहीं होगा, टू बी नॉट टू बी, ऐसे उसके मन में चलता रहता है। यह है आपका सबसे बेहतरीन सोलिलक्वी अब तक का इंग्लिश लिटरेचर का। दूसरी चीज आती है असाइड। अब देखिए नाम से पता चल रहा है, अ साइड, अ साइड, यानी एक, साइड यानी तरफ, यानी बहुत सारे वहां पर पात्र मौजूद हैं
और मैकबेथ के मन में कोई बात आ रही है तो मैकबेथ क्या करेगा, जो ऑडियंस को बतानी है उसको, तो मैकबेथ क्या करेगा, स्टेज के थोड़ा साइड में चला जाएगा, ठीक है, और साइड में जाकर के बोलेगा। बाकी के जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स है, वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे, उन्होंने तो कुछ नहीं सुना कि इसने कुछ बोला भी है क्या, ठीक है, वो अपने चेहरे की भाव भंगिमाएं जो हैं उनमें भी परिवर्तन नहीं आने देंगे। तो ऑडियंस समझ जाएगी ये एक तरफ आकर के बोल रहा है, इसका मतलब ये इसके मन के विचार हैं। अब चूंकि पहले पुराने जमाने में इस तरह के कोई टेक्निकल चीजें होती नहीं थी कि मन की बातों को इस तरह से ऑडियंस तक पहुंचा दिया जाए। आज तो इसके लिए बहुत सारे और भी कई उपाय हैं, जैसे राजेश खन्ना की फिल्मों में देखें, ठीक है, तो राजेश खन्ना के मन में सब कुछ चल रहा है, तो राजेश खन्ना क्या करते हैं, एक आईने के सामने खड़ा होते हैं और आईने वाला राजेश खन्ना जो है कुछ और बोलता, ये कुछ और बोल रहा है, आईने वाला कुछ और बोल रहा है, वो उसके मन के विचार है, ऑडियंस समझ जाती, ठीक है। एक दौर ऐसा भी आया कि जैसे इंसान खड़ा है, अचानक से उसका एक प्रतिरूप जो है, एक उसकी इमेज जो है बाहर निकल कर सामने, उसी के सामने खड़ी हो जाती है और उसके मन में जो विचार चल रहे हैं उसको बोलती है, तो ऑडियंस समझ जाती है इसके मन के विचार हैं, ठीक। आजकल और भी कई तरह की तकनीकें आ गई हैं कि व्यक्ति शांत है, चुप है, उसके होठ भी नहीं हिल रहे हैं, बैकग्राउंड से उसी की आवाज आती है, तो ऑडियंस समझ जाती है ये देखो बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये इसके मन के विचार हैं, समझ गए। तो ये पुराने जमाने में स्टेज डिवाइसेस के तौर पे सोलिलोक्वी और असाइड जो है ये आपके काम आया करते थे, ठीक है जी। अब चलिए वापस आ जाते हैं उस स्ट्रक्चर पे, मैं आपको लेकर के आता हूं। तो एक्सपोजिशन क्या है, एक्सपोजिशन आपका एक तरह का इंट्रोडक्शन है। एक्सपोजिशन में क्या होता है, आपको पात्रों का परिचय मिल जाता है, कहानी शुरू हो जाती है, कहानी की सिचुएशन से आप वाकिफ हो जाते हैं, कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कहानी को समझने के लिए, वो भी यहां पर सप्लाई हो जाती है। फिर कहानी गति पकड़ती है, राइजिंग एक्शन, यानी कहानी क्या पकड़ती है, गति पकड़ती है। फिर क्लाइमेक्स, यहां पर गति को आप कह सकते हैं टेंशन बिल्डिंग या जो भी है ना, स्पीड शब्द सही रहेगा इसमें टेंशन बिल्डिंग की बजाय, कि कॉमेडी वगैरह जो है उसमें ये टेंशन बिल्डिंग की बजाय स्पीड शब्द जो है ज्यादा अच्छा से काम में आएगा। क्लाइमेक्स, कहानी अपने क्लाइमेक्स यानी अपने चरम पे पहुंच जाती है, अपने पीक पर पहुंच जाती है। फिर फॉलिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन में सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस स्टार्ट, पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं मिले लेकिन शुरू हो जाते हैं या उनके लक्षण नजर आने लग जाते हैं। फिर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। ये एंड यदि दुखद है तो ये कैटास्ट्रफी है, और यदि सुखद है तो ये क्या है, डेनूमेंट है। क्या है जी, डेनूमेंट है। क्लियर, याद रहेगा। अब हमें कितने ड्रामा पढ़ने हैं, 2 पढ़ने हैं, मैकबेथ और एज यू लाइक इट। अब मैकबेथ के संदर्भ में यदि हम इस प्लॉट स्ट्रक्चर को देखें तो देखिएगा, शुरुआत में जो बिगिनिंग होती है उसमें 3 विचेज आती हैं, विचेज मेक देयर प्रेडिक्शंस। ये चुड़ैलें क्या करती हैं, 3 सिस्टर्स क्या करती है, वियर्ड सिस्टर्स क्या करती हैं, अपनी भविष्यवाणियां करती हैं अबाउट मैकबेथ्स फ्यूचर, मैकबेथ के भविष्य के बारे में। लेडी मैकबेथ स्टार्ट्स प्लानिंग फॉर मैकबेथ टू बी किंग, और लेडी मैकबेथ को सूचना मिल जाती है, वो मैकबेथ को राजा बनाने में जुट जाती है। ये पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, एक्सपोजिशन। ठीक है, बिगिनिंग कह लीजिए या एक्सपोजिशन कह लीजिए। फिर आपका राइजिंग एक्शन, एक्ट 2, राइजिंग एक्शन। एक्ट 2 में क्या होता है, लेडी मैकबेथ प्लान्स फॉर मैकबेथ टू बी किंग। लेडी मैकबेथ जो है प्लानिंग करती है, क्या करने का, मैकबेथ को राजा बनाने का। ठीक, फिर यह हो गया आपका राइजिंग एक्शन, यहां लिख लेते हैं। ठीक है जी, फिर हम पहुंचते हैं क्लाइमैक्स पे। क्लाइमैक्स में क्या होता है, मैकबेथ किल्स किंग डंकन एंड बिकम्स किंग।
मैकबेथ राजा डंकन की हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है। कहानी अपने बिल्कुल चरम पे पहुंच चुकी है। ठीक है जी। अब क्या होता है? अब फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है। फॉलिंग एक्शन क्या है? मैकबेथ मर्डर्स बैंको। मैकबेथ जो है कभी बैंको को मार देता है। मैकबेथ स्टार्ट सीइंग बैंकोज गोस्ट। बैंको का भूत जो है फिर उसको नजर आने लग जाता है। यहां पर कहानी में थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है, ढीली पड़ जाती कहानी। फिर क्या होता है? फॉलिंग एक्शन में ही मैकबेथ हैज मैकडफ्स फैमिली किल्ड। मैकबेथ जो है अपने हत्यारों को भेज करके मैकडफ के परिवार को मरवा देता है। मैकडफ मैल्कम प्रिपेयर्स फॉर वॉर। और मैकडफ है मैल्कम के पास पहुंच जाता है और उसको युद्ध के लिए तैयार कर लेता है। ये किस में हो रहा है आपका? फॉलिंग एक्शन में। फॉलिंग एक्शन में। फिर कहानी का अंत, एंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। ठीक है। लेडी मैकबेथ किल्स हरसेल्फ। लेडी मैकबेथ सुसाइड कर लेती है, अपने आप को मारना, सुसाइड करना। मैकडफ किल्स मैकबेथ। मैकडफ जो है वो मैकबेथ की हत्या कर देता है। मैल्कम बिकम्स द राइटफुल किंग। और जिसका अधिकार था, किसका? मैल्कम का, वो क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। और इस तरह से कहानी का अंत हो जाता है। तो ये हमने प्लॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से मैकबेथ को उसी के संदर्भ में देख लिया। अब देखिए आप एज यू लाइक इट को, वहां पर क्या होता है? ये देखिए एक्सपोजिशन। शुरुआत में क्या होता है? ड्यूक सीनियर अ रॉबिनहुड आर्केटाइप हैज बीन बैनिश्ड। ड्यूक सीनियर जो है हमें शुरुआत में बता दिया जाता है कि उसको जंगल में निर्वासित कर दिया गया है उसके छोटे भाई के द्वारा। द स्टोरी स्टार्ट्स इन ड्यूक फ्रेडरिक्स कोर्ट। और स्टोरी शुरू कहां से होती है? ड्यूक फ्रेडरिक की कोर्ट में। हाउ एवर द रेस्ट ऑफ द प्ले इज सेट इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। हालांकि बाद का जो नाटकों का दृश्य है सारे के सारे कहां? आर्डन के जंगलों में है। ये हमें शुरुआत में एक्सपोजिशन में बता दिया जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट नजर आने लग जाते हैं। रोजलिंड एंड ऑर्लैंडो फॉल इन लव। रोजलिंड और ऑर्लैंडो प्यार करने लग जाते हैं। हाउएवर दे कैन नॉट बी टुगेदर, लेकिन एक नहीं हो पाते। बिकॉज शी इज एक्साइल्ड, क्योंकि रोजलिंड को निर्वासित कर दिया जाता है। एंड ही इज डिनाइड हिज स्टेटस बाय द ड्यूक। और ड्यूक जो है उसके स्टेटस को देखकर इसको मना कर देता है। ये कॉन्फ्लिक्ट, ठीक, ये भी किसका पार्ट है आपका? ये राइजिंग एक्शन का। ये दोनों ही किसके हैं? राइजिंग एक्शन के हैं। अब रोजलिंड गोज टू द वुड्स डिस्गाइज एज गायनामीड। गायनामीड का भेष बना करके, लड़के का भेष बना करके जंगल जाती है। आफ्टर एवरीवन इन ड्यूक फ्रेडरिक्स कोर्ट एस्केप्स टू द वुड्स। फिर बाकी के पात्र सारे लगभग कहां पहुंच जाते हैं? जंगल पहुंच जाते हैं। ठीक है। द प्ले फोकसेस ऑन रोजलिंड एंड ऑर्लैंडो हु हैव फॉलन इन लव। रोजलैंड ऑर्लैंडो जो कि एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द केंद्रित हो जाती है। हाउएवर दे हैव बीन सेपरेटेड एंड शी इज डिस्गाइज्ड एज ए मैन। हालांकि वो अभी अलग हैं और इसने भेष बदल रखा है। फिर कहानी चरम पर कब पहुंचती है? लव सिक सिल्वियस हैज बीन रिजेक्टेड बाय फेबे। फेबे जो है सिल्वियस को रिजेक्ट कर देती है। एक तो ये घटना। रोजलिंड प्रोमिसेस टू मैरी ऑर्लैंडो। रोजलिंड जो है वादा करती है ऑर्लैंडो से कि मैं तुमसे शादी करूंगी। बट फर्स्ट शी एंड फेबे मेक एन एग्रीमेंट दैट इट फॉर एनी रीजन शी डजंट मैरी गायनामीड, शी विल मैरी सिल्वियस। ठीक है। फिर इधर रोजलिंड और फेबे जो है इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि किसी वजह से यदि गायनामीड तुमसे शादी नहीं करता तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। किससे? तुम्हें शादी करनी पड़ेगी सिल्वियस से। यहां पर कहानी अपने बिल्कुल चरम पे पहुंच चुकी होती है। तो ये आपका क्लाइमैक्स। फिर फॉलिंग एक्शन स्टार्ट होता है। When फेबे learns गायनामीड as a woman, फेबे को पता चलता है गायनामीड जो लड़का नहीं है,
लड़की है, शी मैरिज सिल्वियस, ठीक है, तो सिल्वियस से मैरिज कर लेती है। तो यहां पर जो प्रॉब्लम्स आई थी उनका धीरे धीरे सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो मुख्य समस्या किसकी है, ऑर्लैंडो और रोजलिंड, उनकी शादी अभी नहीं हुई है, वो कब होगी, अंत में, रेजोल्यूशन पार्ट में, डेनूमेंट में। रोजलिंड अपीयरिंग एज हरसेल्फ मैरिज ऑर्लैंडो, ये से शादी करती है। अब अंत में यहां पर क्या होगा, अंत में यहां पर जो ड्यूक सीनियर है उसको वापस वो सत्ता जो है ऑफर करी जाएगी। तो ड्यूक सीनियर नो लॉन्गर हैज टू लिव इन द फॉरेस्ट, अब उसको जंगल में नहीं रहना। द ड्यूक एंड ऑलिवर पुट असाइड देयर डिफरेंसेस, ड्यूक है और ऑलिवर है, दोनों बीच में जो झगड़े चल रहे थे, डिफरेंसेस चल रहे थे, उनको मिटा दिया जाता है और सारी जो समस्याएं हैं उनका यहां पर अंत हो जाता है। सो दिस इज रेजोल्यूशन। अब चूंकि कॉमेडी है तो कॉमेडी में आप इसको क्या कहेंगे, डेनूमेंट इसको कहेंगे, समझ गए। तो इस तरह से ये हमारे नाटक जो है चलेंगे। तो पहले तो हम किसको पढ़ेंगे, मैकबेथ को, आगे आने वाले वीडियोस में, आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इट विल टेक टाइम भाई, थोड़ा समय लगेगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ देख लीजिए, ठीक। ये क्या है, ए 5 एक्ट प्ले है, ट्रेजिक प्ले है, रेजिसाइड भी है। इस पर भी एक प्रश्न जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछ चुकी है। रेजिसाइड का मतलब क्या होता है, राजा की हत्या, अर्थात एक ऐसा नाटक जिसमें राजा की क्या होती है, हत्या होती है, रेजिसाइड प्ले है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एज यू लाइक इट, फिर से विलियम शेक्सपियर ही है। ये भी 5 एक्ट प्ले है और ये कॉमेडी तो है, लेकिन कैसी कॉमेडी है, पास्टरल कॉमेडी है। कहानी की बात करें तो इस कहानी में लव है, जेंडर सेक्सुअलिटी है और इनजस्टिस की कहानी है। तो ये दोनों ही हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है, आप इजाज़त दीजिए मुझे, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।